नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी सामान्य व्याकरण और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार में आज हम जानेंगे भ्रांतिमान अलंकार और सदे अलंकार की शानदार क्लास। एक बार सभी चैनलों में जरूर आप शेयर कर दीजिए, जो भी बंदा देखने वाला है उन तक पहुंचे। कमेंट लाइक करते रहिए। इसी के साथ हम पढ़ रहे हैं आज भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। वैसे दोस्तों हमें पता चल रहा है कि भ्रांति जिसे कहते हैं भ्रम और संदेह जिसमें संदेह बना रहता है, यानी कुछ निश्चित नहीं होता है। लेकिन भ्रांति है वो भ्रम हम मान ही लेते हैं, लेकिन संदेह में तो बराबर संदेह रहता ही है, यानी उसको निश्चित नहीं कर पाते। आइए हम दोनों की तुलना एक दूसरे से करते हैं, किस प्रकार भ्रांतिमान होगा और किस प्रकार संदेह अलंकार होगा। तो परिभाषा के दौरान ही जान लेते हैं। परिभाषा, जब सादृश्य के कारण, सादृश्य का समानता, उपमेय और उपमान में समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात उपमेय को भूलवश उपमान समझ लिया जाए। सीधी सी बात है, भूलवश उपमेय को उपमान ही समझ लिया जाता है। और यहां हम बात करते हैं जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए। परिभाषा क्या है? जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए। यहां पर तो क्या है, भ्रांति में भूलवश उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है और यहां पर तो निश्चय हो ही नहीं रहा है, अर्थात संदेह बना है। तो परिभाषा इस प्रकार दोनों की है, तो हम आसानी से जान सकते हैं कि यहाँ पर तो निश्चय हो ही नहीं पा रहा है और यहाँ पर तो उपमान है वो उपमेय को समझ लिया जाता है, अर्थात भ्रमवश। तो अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार भ्रांति है वो बनी रहती है, उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण, जानी श्याम को श्याम गन, नाची उठे वन मोर। जानी श्याम को श्याम गन, नाची उठे वन मोर। अर्थात श्याम अर्थात श्री कृष्ण को देखकर वन के मोर है वो ये समझ रहे हैं कि काले बादल, श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं काले, तो उनको काले बादल समझकर मोर है वो क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो किस कारण, इस कारण उन्हें इस बात का भ्रम हो जाता है कि काले बादल हैं, तो उसी भ्रम को लेकर वो मोर है वो नाचने लगते हैं। इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर भ्रांति हुई है। किन को हुई है? मोर को। और उपमेय और उपमान जो क्या समझ लिया जाता है, उपमेय को ही भूलवश उपमान समझ लिया जाता है। आगे, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मंजुल मोती उनको जान। अब ओस, ओस की बूंदों को कौन चुग रही है? हंसनी। उनको क्या समझकर? मंजुल मोती उनको जान, अर्थात उसको भ्रांति हो चुकी है इस बात की कि वो ओस की बूंदे नहीं है, वो क्या है? मंजुल मोती है। और उनको मोती समझकर वो उनको क्या कर रही है? चुग रही है। तो उसको भ्रांतिवश या भूलवश उनको क्या कर रही है? वो चुग रही है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो, ये क्या है कि ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। और यहाँ पर भी यही है, ये सरस ओस, यहाँ पर तो ये सीधा सा बता दिया कि यहाँ पर निश्चय ही नहीं हो पा रही है बात की ये सरस ओस की बूंद है या मंजुल मोती। तो यहाँ पर उनको मानकर ही ब्रह्मवश भ्रांति होगी, वो उनको चुग रही है। तो आगे हम बात करेंगे उसकी। पाय महावर देन को, पाय महावर देन को नाइन बेठी आय, पुन्नी पुन्नी जानत महावरी एड़ी मीड़त जाए। अब नाइन है वो राजकुमारी जिनके पैरों में महावरी अर्थात महावर अर्थात मेहंदी लगाने के लिए आई है जो, तो वो क्या करती है? पुन्नी पुन्नी जानत महावरी, वो पहले से ही समझ लेते हैं क्योंकि नायिका है उसके पैर है वो इतने लाल है और उनको एड़ियों को देखकर उसे ऐसा भ्रम हो गया
कि पहले से महावरी है वो लगाई जा चुकी है, इसलिए वो उनको क्या कर रही है, रगड़ कर अर्थात हटा रही है। तो पुन्नी पुन्नी जानत है, ऐसा जानकर महावरी एड़ी मीड़त जाए, वो एड़ियों को क्या कर रही है, मीड़ रही है, अर्थात उन्हें हटा रही है महावरी लगाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, भ्रांति। मनी मुख है, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जब रामायण में जब श्री राम अयोध्या लौटते हैं तब की बात है। मनी मुख मेली ठारी कपी दे, जब श्री राम का राज तिलक होता है तो जो भी वानर सेना है वो भेंट स्वरूप उन्हें उपहार देते हैं। तो उन वानर सेनाओं को मणि मोती बहुत सारे वह उपहार दिए, लेकिन वो उनको क्या समझ रहे हैं, मनी मुख है, मणियों को वो फल समझ रहे हैं मीठे। मुख मेली मतलब मुख में डाल लिया, ठारी कपी दे, और वो ही जब उन ब्रह्मवश उनको फल समझकर मुंह में डाल लेते हैं, लेकिन वो कठोर लगने के कारण उनको क्या कर देते हैं, ठारी कपी, कपी मतलब वानर दे मतलब बाहर फेंक देते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने भूलवश उन मणियों को अपने मुंह में डाल लिया, और जब उन्हें पता चलता है तो उनको वो फेंक देते हैं। तो ये भ्रांति उनके अंदर बन गई। बेसर मोती दूती झलक परी अगर पर, आनी पट पहुंचती चुन्नो समझ, नारी निपट अयनी। बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि नायिका है वो बेसर अर्थात नाक का एक जेवर होता है, आभूषण होता है, उसकी चमक है, दूती का अर्थ होता है चमक है, झलक पड़ती है कहाँ पर, परी मतलब पड़ रही है, अधर मतलब होठों पर, आनी पट पहुंचती चुन्नो, और नायिका है वो क्या समझ रही है कि पान का जो चूना है वो उसके होठों पर लग गया है, इसलिए वो उसको पहुंच रही है। तो नाक के आभूषण की चमक है वो होठों पर पड़ रही है, और नायिका ने समझ लिया, अर्थात उसे भ्रांति हो गई कि कोई पान का चूना है वो उसके होठों पर लग गया है, वो उसको उस भ्रांति भूलवश उसको पहुंच रही है। तो इस प्रकार भ्रांतिमान के अलंकार है जो हम भ्रांतिवश इस प्रकार पहचान सकते हैं। अब भ्रांति और संदेह में भी हमने भेद जान लिया किस प्रकार अलग है। एक बार फिर से हम इसकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई पड़े, दिखाई तो पड़ रही है लेकिन निश्चय यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी निश्चय, यहाँ पर तो भूलवश मान लिया जाता है लेकिन यहाँ पर तो निश्चयता है ही नहीं। और इसका एक वाचक शब्द भी है, वो भी आ जाए ना तो भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। कौन सा वाचक शब्द, की या अथवा किंगो, ये आ जाए ना तो भ्रांति। और ये अगर भ्रांति अलंकार में नहीं आए तो वो भ्रांति होगा, और जहां पर ये आ जाए वो आपको संदेह अलंकार कर देना है। इस प्रकार इसमें भेद है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, आसानी से जान पाएंगे। उदाहरण है, कही सप्रेम एक एक माही, राम लखन सकी हो ही कि नाही। अयोध्या में जब वहां की स्त्रियां वो भरत और शत्रुघ्न को देखकर आपस में बातें कर रही हैं, उन दोनों को देखकर वो बातें कर रही है, कहीं सप्रेम एक ही पाई, लग तो राम लक्ष्मण जैसे हैं दोनों भाई, राम लखन सखी हो ही कि नहीं, पर लगता नहीं कि ये राम लक्ष्मण है या नहीं। यहाँ पर निश्चितता नहीं हो रही है, वहां पर भूलवश मान लिया जाता है लेकिन यहाँ पर निश्चितता नहीं हो रही है, बात से ही पता चलता है कि राम लक्ष्मण है या नहीं। तो यहाँ पर वाचक शब्द भी आया ना, ये रहा की भी आ जाए बीच में, वाचक शब्द भी है और निश्चितता भी नहीं हो रही है। आगे का एक उदाहरण और है, ये सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। यहाँ पर हमने देखा ओस बिंदु चुभ रही है, हंसनी मंजुल मोती उनको, वहां पर तो हंसनी है वो उसको मंजुल मोती मानकर अर्थात उसको मान ही लिया, और यहाँ पर सीधा सा बात हो रही है कि ये सरस ओस की बूंदे है या मोती, या तो वो सरस ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, या भी वाचक शब्द आ गया और यहाँ पर निश्चितता भी नहीं हो रही है। इस प्रकार ये कौन सा अलंकार, अर्थात संदेह बना रहे वहां पर संदेह अलंकार है। आगे
सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एक बार आप जरूर देखिए। कहा जा रहा है कि सारी जो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उसमें ये जो कवि है ना उसने बहुत ही अच्छा यहाँ पर काव्य के अंतर्गत दर्शाया गया है कि सारी विच नारी है, अर्थात सारी इतनी लंबी हो गई है खींचने पर कि सारी या तो सारी के बीच में नारी है या ना कि नारी बीच सारी है या नारी के बीच में सारी है। यहाँ पर कुछ निश्चितता नहीं हो रही है। आगे सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है, या साड़ी की ही नारी है या नारी ही पूरी क्या है साड़ी है। तो इस प्रकार यहाँ पर एकदम निश्चितता नहीं हो रही है, यानी संदेह बना रहे, कुछ भी निश्चित नहीं हो रहा है। और की या ये वाचक शब्द भी आ गए हैं। इस प्रकार भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। आगे काटे न कटत रात यारी सकी मोसो, सावन की रात किंगो द्रौपदी की सारी। सावन की रात है, उस समय नायिका है वो अपनी सखी से बात कह रही है कि ये सावन की रात है, वो वर्षा ऋतु की रात है जो काटे से अर्थात काटने से भी व्यतीत नहीं हो रही है। ये सावन की रात है या किंगो, यहाँ पर वाचक शब्द भी आ गया किंगो संदेह का। किंगो ये सावन की रात है या द्रौपदी की, जिस प्रकार द्रौपदी की साड़ी का कोई अंत नहीं, इतनी लंबी थी, उसी प्रकार ये रात भी सावन की क्या है, कितनी लंबी है, अर्थात यहाँ पर संदेह बना हुआ है। इसलिए आज हमने भ्रांतिमान और संदेह अलंकार दोनों साथ में अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप इनके भेद के बारे में जान गए और दोनों को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। आगे हम फिर से एक अलंकार लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।